मानुषी के मित्रों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको शाजिया इल्मी, जो मेरी पुरानी दोस्त हैं, प्यारी दोस्त हैं, इनसे मुलाकात कराने जा रही हूँ। वैसे तो शाजिया किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं, आप इनको आए दिन टीवी पे देखते होंगे, इनके बेबाक व्यूज़ सुनते होंगे, परंतु आज हमारी बात वो टीवी चैनल की डिबेट से काफ़ी हटके होने वाली है। तो शाजिया ने अपना करियर एक जर्नलिस्ट की हैसियत से शुरू किया। आफ्टर फिनिशिंग हर डिग्री इन डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन जामिया मिलिया इस्लामिया, जो आज के दिन बड़े गलत कारणों से मशहूर हो रही है, पर उन दिनों ये डिपार्टमेंट ऑफ मास कॉम वाकई बहुत प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट माना जाता था। दैट वाज इन 1994 दैट यू टॉप्ड योर डिपार्टमेंट। उसके बाद इन्होंने अलग अलग टीवी चैनल्स में काम किया और फिर स्टार न्यूज़ के साथ एज डेब्यू एंकर शी वर्कड फॉर अबाउट 7 to 8 years. That's right. That's right. And then 2011 में एक बड़ा मोड़ लिया इनकी ज़िंदगी ने, जब इन्होंने अपना जर्नलिस्ट करियर त्याग के इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो मूवमेंट अन्ना हज़ारे के नाम से चलाई गई थी, हालांकि असली नेता तो अरविंद केजरीवाल ही थे, पीछे सारा मैनेजमेंट करने वाले अन्ना हज़ारे का तो नाम ही था, तो उस मूवमेंट से जुड़ी 2011 में, और उसमें इतनी लिप्त हो गई कि जब अरविंद केजरीवाल ने वो मूवमेंट बंद करके, ठप करके एक नई पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी, तो उसमें भी शाजिया वॉज अ प्राइम लीडर इन दैट पार्टी। 2013 में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में दिल्ली असेंबली की इलेक्शन भी लड़ी और मात्र 2080 वोट से हारी थी वो इलेक्शन। बड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई थी उस वक्त इनकी इलेक्ट्रल प्रेजेंस, क्योंकि कोई स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसकी वजह से इनको काफ़ी नुकसान भी हुआ। और फिर क्या हुआ आज बताएंगी शाजिया कि 1 साल में ही, 1-1.5 साल में ही इन्होंने आम आदमी पार्टी को भी त्याग दिया और 9 महीने घर में शांत बैठने के बाद एकाएक भाजपा ज्वाइन किया। और बीजेपी, आम आदमी पार्टी से निकल के कोई बीजेपी जाए तो दैट वाज इंडीड अ बिग शॉकर टू द आम आदमी पार्टी एज वेल एज शाजिया's ओन कम्युनिटी। क्योंकि सब जानते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को कितना परहेज है भाजपा से, तो वो जर्नी के बारे में भी आज बात करेंगे जरूर। ये पॉलिटिक्स का कीड़ा क्यों लगा आपको और कैसे लगा? पॉलिटिक्स का एक तरफ आप इतने स्कैम्स कवर कर रही हैं, आप खुद ही बता रही थी, आए दिन नए स्कैम्स हर पार्टी से जुड़े हुए, तो ऐसे में आम आदमी का तो ये रिएक्शन होता है, दूर रहो, यहाँ सिर्फ गंद है। आपने क्यों कूदने की सोची? देखिए, उन दिनों एक अदना सा मूवमेंट चल रहा था और बहुत ही छोटी मोटी सी खबरें आती थी जंतर मंतर से, जब अन्ना हज़ारे ने पहली बार एक आंदोलन किया और वो वहाँ बैठे, और मुझे लगा कि न्यूज़ की दुनिया में मैं बहुत व्याकुल हो रही थी, बहुत बेचैनी थी। बहुत ही टिपिकल वो था कि कांग्रेस अपना पक्ष रख देगी, विपक्ष अपना कह देंगे और ज़िंदगी ऐसे चलती रहेगी। मुझे लगा सिर्फ एक कमेंटेटर बनकर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, बहुत पैसे कमाकर और रोज़ाना यही काम नहीं करना है। मुझे लगा मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। मेरे अंदर एक व्याकुलता थी और मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी भी एक शुरू हो गई थी। मैं अध्यात्म की उसमें बहुत ज़्यादा जुड़ गई थी और मुझे उसमें कुछ खालीपन लग रहा था अपनी दुनिया में। और बहुत से लोगों ने कहा कि आप बहुत बेवकूफ़ी कर रही हैं, क्योंकि बहुत एक प्रेस्टीजियस माना जाता है, फिल्म मेकर हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, एंकर हैं, वो सब कुछ छोड़कर एक छोटा सा मूवमेंट जिसमें आप कुछ हैं भी नहीं, वो आप अदना से सिपाही हैं उसमें, उस मूवमेंट का ही पता नहीं कि वो बड़ा मूवमेंट भी होगा कि नहीं। तो मैंने उस दौर पे एक बहुत बड़ी अच्छी खासी एक पब्लिक प्रोफाइल को छोड़कर मैंने सोचा, अरविंद और प्रशांत जी को मैं जानती थी आरटीआई के दिनों से, कि मैं कुछ करती हूँ और कुछ करने का मौका मिलेगा। पर आपने उसको कहा अन्ना हज़ारे मूवमेंट जी, आप माने इंडिया अगेंस्ट करप्शन था। मैं अन्ना की कोर टीम का हिस्सा थी। उसको ऑब्जर्व किया। जी, मुझे याद है। अन्ना हज़ारे was only brought in as a face, a puppet. Let's face it. उस मूवमेंट को जो मास बेस मिला, we know it very well, एक तो श्री आर्ट ऑफ लिविंग गुरु का, बिल्कुल, बाबा रामदेव जी। हाँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सबसे पहले पटाने का काम अरविंद ने श्री को किया था। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पहली हुई थी उसमें कहीं अन्ना हज़ारे का नाम भी नहीं था।
और उनके वॉलंटियर्स आपके सारे मैन करते थे काउंटर्स, लोकपाल का पूरा गीत, बिल्कुल गीत। उसके साथ बाबा रामदेव, उनके पांव पकड़ के अरविंद केजरीवाल बाबा रामदेव को लेके आए मूवमेंट में, नंबर 2। और धन वगैरह भी इन सब ने लाया। तीसरा आरएसएस, सबको मालूम है मास बेस, श्री श्री रविशंकर, बाबा रामदेव और आरएसएस। और फिर अरविंद ने बहुत समझदारी से कभी मेधा पाटकर को लाके खड़ा कर दिया, कभी उसको लाके खड़ा कर दिया, ताकि लेफ्टिस्ट क्रेडेंशियल्स बने रहे। शुरू में आपको याद होगा भारत माता की पीछे फोटो होती थी और झंडे जलाए जाते थे, एकाएक भारत माता भी गायब हो गई। तीसरा, अरविंद ने बहुत शातिरता से श्री श्री को मंच पे आने से लिटरली मना किया, उतारा। बाबा रामदेव के आंदोलन को तोड़वाया कांग्रेस के साथ मिलके। जब रामलीला मैदान में बाबा रामदेव, मुझे मालूम है, बहुत बड़ा, लिटरली कांग्रेस से मिलके इन्होंने तोड़वाया बाबा रामदेव। वहां पे लाठियां चलवाई, मर जाते उस दिन बाबा रामदेव। और आरएसएस को तो तिरस्कृत करना पहले दिन से इन्होंने शुरू कर दिया था। दे डिडंट वांट टू ओन अप। सो ये असली फेस था। और साथ में श्री श्री रविशंकर की वजह से टाइम्स ऑफ इंडिया ने टाइम्स नाउ चैनल को 24/7 रामलीला मैदान पे खड़ा कर दिया है। तो मधु जी, और इससे लगा, इससे बड़ा दुनिया, टाइम्स नाउ आया तो सारे टीवी चैनल आ गए, बिल्कुल सब सारे टीवी चैनल आ गए, तो रामलीला मैदान लिटरली पिकनिक स्पॉट बन गया। सब जा रहे हैं, बच्चों को कंधे पे उठा के शाम को चल रहे हैं, क्योंकि शायद हमारा भी 2 मिनट। और कांग्रेस ने अन्ना हजारे को जेल में बंद कर दिया। तो ये सब हुआ है ना, तो सबसे को कभी नहीं पकड़ा, अन्ना हजारे को पकड़ा ताकि वो भी दरकिनार। इन एनी केस यू सी ही वाज अ माइंडलेस पपेट, ही इज नॉट इवन वेरी ब्राइट। और वो मुंह खोलते थे तो हाँ, वो सीधे साधे इंसान हैं। अब काफी उनको साधे हैं, पर उनको गलतफहमी हो गई कि मूवमेंट मेरी है, तो इसलिए उन्होंने अपना काफी उपहास भी बनाया। जब बम्बई में बैठ गए थे फास्ट, नहीं, वो अरविंद का प्लान था ना, अरविंद का मरे किसी तरह से इनको। जी, मैं आपको बताती हूँ, मेरे सामने की वो बात है। और बल्कि मुझे रोका भी, और मेधा पाटकर ने बाकायदा मेरा हाथ ऐसे मोड़ा भी उस वक्त। मैं भूल नहीं सकती हूँ उस बात को। बहुत बुरी हालत हो रही थी अन्ना हजारे की। और बाकायदा जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का हो भी रहा था, बात भी मान रहे थे, लेकिन हम लोग बाकायदा बार अपना गोल्स बदल रहे थे। और जब क्लास 4 एम्प्लॉयज़ की बात थी और वो सब, मुझे सारी डिटेल्स में आपको बता सकती हूँ। हम लोगों ने कहा ये अपने आप में काफ़ी है, घुटने टेके थे पार्लियामेंट ने। तो हम और अन्ना की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। अन्ना के जो महाराष्ट्र से सब लोग आए थे, उनके साथ के लोग, वो बहुत परेशान थे, वो गुस्से में थे। और मैं बहुत परेशान हो रही थी। और हम 2-3 लोग बहुत परेशान थे। हमने कहा अन्ना बचेंगे नहीं, बहुत बुरी हालत है, बार लोग कह रहे थे। तो अरविंद ने और मेधा पाटकर ने ऐसे हाथ को पकड़ा मेरे, बोले चुप रहो, दिखाओ नहीं अपना, बी क्वाइट, 1-2 दिन की बात हो रही है। हमने कहा हिल गो, विल लूज हिम, अरविंद लेट्स नॉट, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत खतरनाक, वो खतरनाक हो रहा था खेल। वो ब्रिंकमैन इसमें जा रहा था। अन्ना को भी थोड़ा बहुत रियलाइजेशन हुआ, उनके लोगों ने कहा, आप भी जानती हैं, अंदर काफ़ी फिर दिक्कतें रहीं। तो पर मैं आपको बता रही हूँ कि उस वक्त भी जब कहा जाता था भारत माता की जय और झंडे की बात होती थी, तब मैं जब करती थी तब भी मेरे बारे में लिखा जाता था, क्योंकि मैं वाहिद वहाँ पे अकेली एक मुसलमान होती थी। और मुझे तब भी जब अन्ना हजारे मूवमेंट में हम लोग बाकायदा करप्शन की बात करते थे, जो अरविंद को और लोग हेल्प करते थे उस सारी स्टोरीज़ के साथ, उसके बारे में उन्होंने अब कुछ नहीं किया। आप यकीन नहीं करेंगी, बाकायदा तीसरा सीधलवाद जैसे लोग मुझे बोलते थे कि अब तुम तो मुसलमान हो, तुम कम्युनलिज्म की बात क्यों नहीं कर रही हो, तुम्हें करप्शन की बात क्यों करनी है। मैंने कहा वो मेरी मर्जी, आप लोग कर रहे हैं ना कम्युनलिज्म की बात देश में, मुझे करप्शन की करने दीजिए। मुझे लगता है करप्शन एक बहुत बड़ा ईविल है। और ये पार्टी जो लगातार काबिज रही है, उसने क्या कर दिया है, सब कुछ लूट लिया है आम लोगों का। मुसलमान केवल हिंदू मुसलमान के बीच की खाई बढ़ाने का काम कर रही है। तीसरा शेड्यूल्ड की पॉलिटिक्स रही है। उस खाई को मतलब क्यों मैं जिंदगी भर क्यों गोधरा गुजरात की बात करूं, मैं क्यों नहीं एजुकेशन की बात करूं, सिख राइट्स की बात ना करूं, मैं सिर्फ गुजरात राइट्स की बात करूं। उसमें सेलेक्टिविज्म आप देखिए। 1 सेकेंड शाजिया, गुजरात की भी अगर करनी है तो ईमानदारी से नहीं करनी। मैं वही कह रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ। 2 बातें हैं, आप चलिए, अगर आपकी हिम्मत है अगले 20 साल तक गुजरात राइट्स की बात कीजिए, गोधरा की कीजिए, और आप पॉट की और ईमानदारी से बताइए गुजरात राइट्स में कांग्रेस का प्राइम रोल था।
दंगे भड़काने में और वो जो ट्रेन जलवाने के। अरे उनका नैरेटिव, जब मैं उसकी बात कह रही हूँ, जिस तरह से वो पेश करना चाह रहे थे अपना नैरेटिव, उसकी मैं बात कर रही हूँ, उनके ढंग से। मैं उसकी बात भी नहीं कर रही हूँ। अगर वो भी आप ठीक से करते हैं तो आपको बहुत सारी और बातें पता चलती हैं। और आप देखते सबसे ज़्यादा अगर कन्विक्शंस हुए हैं किसी भी दंगों में तो वो गुजरात में हुए हैं। और सबसे ज्यादा अगर कोई सीनियर मिनिस्टर्स गए हैं, एमएलएस गए हैं जेल में और टॉप लोगों तक गए हैं, बार बार केसेस खुले हैं, तो सिर्फ गुजरात में। उसमें आप किसी और मासूम भी जेल में गए हैं, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। नहीं, मैं बता रही हूँ, झूठे इल्जाम लगा के बहुत से मासूमों को भी फंसाया है। और एक और बात है इसी, अब जैसे माया कुडनानी बिल्कुल झूठा केस है, 100%। उसको डेथ पेनल्टी हो रही थी और तीस्ता के कॉन्शियंस पे जू भी नहीं रहेंगी। और जाहिरा शेख के साथ क्या किया था तीस्ता ने, और इशरत जहां की कहानी अब पता चल रही है इशरत जहां। तो देखिए ये, और अब मैं आपको बता दूं, एज एन एंकर ऑल्सो इशरत जहां की स्टोरी मेरे पास आई। मैं एक एंकर हूँ, मैं जानती हूँ मैं मुसलमान हूँ, मैं जानती हूँ मैं मौलाना की बेटी हूँ, लेकिन मैं एंकर हूँ उस वक्त, और मुझे सच बोलना मेरा काम है और समझना भी, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट भी हूँ। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, ना बेवकूफ़ बना सकती दुनिया मुझे। मैं सोच रही थी इशरत जहाँ ये लड़की रात में जा रही है, ये कहानी 4 मर्दों के साथ, और मैं क्योंकि मैं हिस्ट्री शीटर और वो क्यों जाएगी, और वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था उनकी भी स्टोरी में। तो ये तो मेरी भी तो अकल कहीं ना कहीं है ना, क्योंकि अगर मैं जितनी भी आइडियोलॉजिकली किसी के साथ भी जाऊँ, खुद भी तो अकल इस्तेमाल करूँगी। मुझे वो स्टोरी तब भी नहीं पची, तब तो मेरा कुछ लेना देना नहीं था भाजपा से, तब भी नहीं पची मुझे वो स्टोरी। तो मैं उन लोगों में से हूँ, खैर मैं अपनी तो। और फिर एनीवे, अन्ना हज़ारे के आंदोलन में भी इतना बुरा भला सुनने को मिला कि ये तो आरएसएस वालों का है। तो मैंने कहा देखो, अगर आरएसएस वाले या जमियात वाले कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं देश में, मुझे, और करप्शन को हटाना चाह रहे हैं, और लोकपाल में, क्योंकि मुझे उस वक्त यकीन था कि मुझे लगा कोई अच्छी चीज़ हो रही है हमारे देश में, तो मुझे स्वागत है सबका। मैंने बिल्कुल नहीं देखा, और तब से मैं सुन रही हूँ, और तब से मेरी असली नफ़रत इन लोगों की शुरू हुई। इससे पहले क्योंकि ना मेरे खुद के घर से, ना पति के, ना पिता के घर से, बल्कि मेरी दीदी, सबसे बड़ी बहन जिनसे भी आई हैं, उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। तो मैं बहुत छोटी हूँ घर में अपने। आप यकीन नहीं करेंगी कि मैं सेंट मेरीज कॉन्वेंट जाती थी, 10th में थी, जब पूरा शाबानो केस का पूरा मामला चल रहा था। अब्बा का अखबार, और रिश्तेदारी तो थी आरिफ सर से, और आप यकीन नहीं करेंगे जिस तरह की धमकियाँ, जिस तरह से हम लोग को किडनैप करने की कोशिशें, जिस तरह से घर को जलाने की कोशिशें मुसलमानों ने की हैं। इसका बैकग्राउंड दे दें। आरिफ मोहम्मद खान जो अभी मौजूदा गवर्नर हैं केरला के, वो कांग्रेस पार्टी में थे जब ये शाबानो केस पार्लियामेंट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था शाबानो के फेवर में, और अदना सी उसको मेंटेनेंस दी थी, और कांग्रेस पार्टी ने उस सुप्रीम कोर्ट की 72 साल की एक बूढ़ी औरत को 350 रुपए, 350 नहीं 150, फिर उसके बाद में 185 रुपए के लिए आप उसको जो महीने का पैसा देने के लिए आपने इस्लाम को खतरे में डाल दिया। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरी तरह से राजीव गांधी के सामने पूरा एजेंडा को हाईजैक कर लिया, और राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरह से बदला, और कितना बड़ा विश्वासघात हुआ। वो थे आरिफ मोहम्मद खान, जिन्होंने उस फैसले का, उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट में सपोर्ट कर चुका हूँ शाबानो का, और इसलिए मैं वापस नहीं जाऊंगा। जब इन्होंने ये कानून लाया, और उन्होंने इस्तीफा दिया कांग्रेस पार्टी से, और मेरे ख्याल से 32 साल की उम्र उनकी थी। सोचिए, सो ही रिजाइंड, और उनकी आप रिश्तेदार हैं, आपकी बहन, उनसे ब्याही हैं जी। तो और इस वजह से हमने देखा, और लगातार हमने देखा आरिफ भाई साहब के साथ क्या कुछ होता रहा, किस तरह से अटैक्स रहे मुसलमानों से, किस तरह से हमारे अब्बा के ऊपर, अम्मी के ऊपर, हम लोग के ऊपर, हमारे क्लास में जो और मुस्लिम लड़कियां थी कॉलेज में, क्या क्या सुनने को मिला। और मैं यही सोचती रही कि जो वो बात है, वो तो जो सही जायज़ बात है,
जो एक बूढ़ी औरत के कुछ छोटे से पैसे के लिए, जिसके 4 बड़े बड़े बच्चे हों और उसका शौहर उसे बस छोड़ देता है और उस पैसे को भी उसको हक नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी डिग्निटी के साथ जिए। ये इस तरह के इस्लाम को तो मैं नहीं समझ सकती हूँ, ना ही मुझे समझ में आता है, ना ही वो इस्लाम समझ में आता है जो ये समझा रहे हैं। तो मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे मालूम था कांग्रेस के तरफ तो मैं कभी नहीं हो सकती थी। मैं 12 साल की उम्र में मुझे ये बात मालूम थी कि ये लोग जो हैं, इन्होंने ऐसी चीज़ की है जो इंसानियत के ख़िलाफ़, महिलाओं के ख़िलाफ़ और कुरान शरीफ के ख़िलाफ़ भी, इस्लाम के ख़िलाफ़ भी गलत चीज़ की है। और जो शरीफ लोग हैं इनके लिए पार्टी हो नहीं सकती। तो मेरे अंदर वो था। और यूपी का मुसलमान तो जानता है कितने दंगे करवाए कांग्रेस ने, साल बिल्कुल साल बिल्कुल हर वक्त दंगे होते रहते थे लगातार। तो मैं वहाँ से आई हूँ। देखिए मेरा बैकग्राउंड है, हालांकि घर में सब लोगों ने अन्ना हज़ारे मूवमेंट को भी सपोर्ट नहीं किया, तो मैं अपने इंडिपेंडेंट ही चली। और आरिफ साहब खुद ही आउट ऑफ पार रहे हैं और अपने शायद नहीं सपोर्ट किया आरिफ वो पहले ही शातिर हैं, समझ गए कि ये जो बरसाती मेंढक हैं ये बहुत अपॉर्चुनिस्ट रहने। आपका क्या अनुभव था आम आदमी पार्टी में, क्यों निकली इतनी जल्दी? देखिए आदर्शवाद और बेवकूफ़ी के बीच में एक बहुत बारीक सी एक लकीर होती है। आई थिंक देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन आइडियलिज्म एंड स्टूपिडिटी। और मुझे लगता है कि मैं बहुत बुरी तरह से ना सिर्फ बेवकूफ़ बनी हूँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस सेंचुरी का सबसे बड़ा कॉनमैन है। और जिस यकीन से, जिस निष्ठा से, जिस संकल्प के साथ मैं गई थी, कूदी थी कि मैं कुछ अच्छा करने जा रही हूँ, उन्होंने मुझे, मैं खुद शर्मसार होती हूँ अपनी बेवकूफ़ी से कि मैं क्यों यकीन करती थी। आप समझ नहीं सकती मधु दीदी, क्योंकि मैं अंदर से थी, मैं राखी बांधी मैंने। मुझे नहीं जी, और आप जानती नहीं हैं कि मैंने जो भी चीज़ें जानती हूँ, क्योंकि मैं इस तरह की हूँ नहीं, स्निच नहीं हूँ, मैं बातें बाहर करने वाली नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं रही है ऐसे एज अ पत्रकार भी। आप जानते नहीं हैं कितना बड़ा मेरे लिए सदमा था। ये जो इंसान अपने को जो कहता है, ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। कुछ उदाहरण दीजिए। जैसे कि कांग्रेस से जैसे ये मिले, अंदर कांग्रेस के साथ पूरी अंडरस्टैंडिंग थी और बाकायदा कांग्रेस ने लिए। जी बिल्कुल लिए। दीक्षित ने जिस रात 2.5 करोड़ एक बैग में इनको खुद सौंपने आए थे, और उस रात के उसी दिन। अच्छा, और ये कांग्रेस पार्टी की बेवकूफ़ी देखिए, उनको लगा कि अरविंद को पटा लेंगे तो भाजपा, क्योंकि ये लोग भी भारत माता कहते हैं, वो लोग भी भारत माता कहते हैं, ये लोग भी कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, वो भी कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, तो ये उनकी बी टीम बन जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने खूब पैसे से, स्ट्रैटेजी से, उनके लोग बाकायदा हैं जो मेन इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट हैं, वो कांग्रेस से आए हैं। बिल्कुल। उनका नाम पंकज है, जो आप बाकायदा वहाँ से आए हैं, पंकज ही नाम याद है मुझे, मैं बताऊंगी आपको। और जी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो मेन वहीं से आए हैं। तो खैर, और हुआ ये कि कांग्रेस ख़त्म हो गई और ये आ गए उसमें। तो उन्होंने जब तक शीला दीक्षित को हराना था और दिल्ली में काबिज़ होना था, तब तो यूपी की बहुत बुराई की, शीला दीक्षित की बुराई की, सोनिया गांधी की बुराई की, सलमान खुर्शीद की बुराई की, हर एक मंत्री की बुराई की। और ना ही बटला हाउस का ज़्यादा एनकाउंटर का जिक्र किया, मतलब जो अब बहुत करते हैं। जमानतुल्लाह तो खैर आप ही के एमएलए हैं, तो वो सब कुछ नहीं किया जहाँ पे कंस्टिट्यूंसी के एमएलए हैं। बहरहाल तो तौबा मतलब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के, आपका ये सौभाग्य है। तो खैर आप पर तो मैंने देखा अरविंद किस तरह से खेलते थे चीज़ों को। और जब उनको मुसलमानों का साथ चाहिए था, मैं लखनऊ गई, बोले मैं फिरंगी महल वालों को, नदवा से लोगों को लेकर आई, बरेलवियों को मैं लेके आई, तो वो लोगों को इस्तेमाल करना जानता था। तो जब मुसलमानों में बात करनी होती थी तो येदियुरप्पा का जिक्र कर देता था, जब यहाँ पे बात करनी थी तो औरों का जिक्र करते थे। तो अरविंद वॉज वेरी स्मार्ट, अरविंद प्लेड दैट गेम वेरी वेल। तो लोकपाल सिर्फ इस्तेमाल किया, लोकपाल में कोई उनका ना तो रुचि थी, ना करप्शन को हटाना था। सबसे करप्ट लोग तो उन्हीं की पार्टी में आ गए, बाकी सब पार्टियों से। तो वो तो आपने देखा ही। और जो चीफ सेक्रेटरी को चुन के लाए थे उस पर इसी पर करप्शन के केसेस थे, और वो भी कॉमनवेल्थ के। यह आप सोचिए, जिसका सबसे ज्यादा बुनाया केजरीवाल ने, शीला दीक्षित, मतलब आयरॉनिकल, द बेस्ट चीफ मिनिस्टर डिस्पाइट करप्शन केसेस अगेंस्ट हर। इसमें दो राय नहीं है कि अगर किसी ने दिल्ली को एक नया रूप दिया तो शीला दीक्षित ने। हालांकि उनके साथ वाकई बहुत से करप्शन स्कैम्स जुड़े, पर उसमें आरिफ सही कहते थे कि तुम लोग ये कह रहे हो ना, अगर फिर से शीला आ गई तो होते रहेंगे रेप। इस तरह की बातों से बचो, थोड़ा कायदे से ज़बान को करो, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के लिए भी थोड़ी शालीनता दिखाओ, और ये शूट एंड स्कूट ना करो।
लेकिन अब मैंने तो बात मानी नहीं, मैं तो उनसे सबसे लड़ाई झगड़ा करके कूद गई थी। मुझे तो लगा था, आपको याद है आपने, आप उस पार्टी में थी नहीं, हाँ, आपने मुझे अन्ना हजारे मूवमेंट में, अन्ना हजारे ने नहीं, पार्टी बन चुकी थी शायद, हाँ। जब आपने मुझे घर अपने बुलाया, आप आई खाने पे बुलाया, जी जी जी, और उस रात आप शायद 3-4 घंटे हमारी बात हुई, जी। उसमें सारी बात का सार यही था, मधु दी ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, प्लीज़ आप समझाइए ना अरविंद को, प्लीज़ हम लोग कुछ मिलके समझाए ना। आई वाज क्वाइट स्ट्रक बाय योर नाइविटी एंड आई टोल्ड यू, एक मैं कौन होती हूँ उसको समझाने वाली, वो अपने शायद पिता की भी बात ना माने। उसके अगर माई बाप हैं तो फोर्ड फाउंडेशन है, उसके माई बाप ग्लोबल नेटवर्क्स के हिस्से हैं। सी ही इज नॉट जस्ट ऑपरेटिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ सपोर्ट बेस इन इंडिया। इट्स वेरी क्लियर नाउ दैट उसका सपोर्ट बेस शुरुआत ही जिस आदमी की फोर्ड फाउंडेशन से हो, और फोर्ड फाउंडेशन ने जिस किस्म का इलीगल सपोर्ट दिया एज इनकम टैक्स ऑफिसर उसको, दे गेव हिम मनी। और जो देखिए अन्ना हजारे आंदोलन के दौरान इतना पैसा आया है, और ये यही अन्ना हजारे जी भी कहते थे वो पैसा कहाँ जा रहा है, हम लोग खुद इकट्ठा करते थे और इतना बेहिसाब पैसा आया है। मैं बताऊँ आपको, आम आदमी पार्टी में अरविंद की बहुत डिमांड होती थी, अरविंद बिजी रहते थे और फिर मैं जाती थी फंड्स के लिए, मैं इंग्लैंड भी गई, मैं दुबई भी गई, किसी एक को साथ भेजते थे। और ये देखिए चालाकी के तरीके, तो मैं तो अपनी स्पीच देती थी, मैं तो एपिटमी ऑफ बेवकूफ़िया मुझे बोल सकते हैं। और एक और बंदा होता था जो, क्योंकि वो लोग रेसिडेंट्स होते थे यूके के और आप पैसा ले नहीं सकते थे, तो वेस्टर्न नहीं तो इंडिया में कुछ लोगों के नाम होते थे, तो वो वेस्टर्न यूनियन से वो पैसा भेजते थे इन लोगों को, हवाला, जी हवाला नहीं, वेस्टर्न यूनियन भेज सकते थे रिश्तेदार को। देखिए हवाला इसलिए क्योंकि वो किसी खाते में नहीं गया, नहीं उन लोगों को डायरेक्टली, और वो लोग फिर रख देते थे वो, और वो देते थे कि इंडिया से आए, तरीके देखिए। तो ये बहुत शातिर दिमाग थे। धीमे धीमे बातें मुझे पता चली है, फिर कांग्रेस के साथ बाकायदा साठगांठ थी, फिर कांग्रेस के साथ सरकार भी बनाई, तो वो पूरी क्रेडिबिलिटी चली गई, पूरी क्रेडिबिलिटी चली गई। और उसके बाद नहीं चली गई, पर हम लोग के लिए, क्यों हम लोग के लिए, तो हम लोग तो कांग्रेस के करप्शन से लड़ रहे थे ना। और धीमे धीमे बात, फिर अरविंद जब लोकसभा इलेक्शन होने लगे तो मोदी जी बुरे हो गए। अब तक तो कांग्रेस बुरी थी, करप्शन बहुत बुरी चीज़ थी, अभी कम्युनलिज्म की बातें एकदम से होने लगी, लोकपाल हम लोग भूल गए, और सारी पूरा मुद्दा, पूरा पिवट ही बदल गया। तो और वीआईपी कल्चर के खिलाफ थे, मैं सरकारी घर बंगला नहीं लूँगा वगैरह वगैरह। अब देखिए सबसे बड़ा बंगला शायद उन्हीं का है दिल्ली में। परंतु देखिए, मैं एक और बात इस आम आदमी पार्टी और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बारे में बोलना चाहती हूँ। मैं, एक तो है अरविंद की शातिरता, बट आई थिंक उसके पीछे जो और शातिरता है वो कुछ फॉरेन पावर्स की है, और उसमें मैं इसलिए कह रही हूँ फोर्ड फाउंडेशन का मैं बड़ा हाथ मानती हूँ, क्योंकि मैक्स से दिलवाया जब फोर्ड फाउंडेशन ने अरविंद को, वो जो साइटेशन है वेबसाइट पे, उनकी अपनी वेबसाइट पे साइटेशन में क्या अफलातूनी की अरविंद ने जिसके लिए मैक्स से मिला? डू यू नो दैट? नो। द साइटेशन इज ओनली एबल टू मेंशन कि अरविंद केजरीवाल ने जो सबसे बड़ा ग्लोरियस काम किया वो है, सबसे बड़ा क्या, इकलौता ग्लोरियस काम, 2000 आरटीआई एप्लीकेशन फाइल किए लोगों के बिहाफ में। अब आप मुझे बताएं, करोड़ों रुपया लिया इन्होंने और इधर उधर बस्ती में जाके लोगों के बिहाफ पे आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर दी। उस आरटीआई एप्लीकेशन का क्या अंजाम हुआ? कुछ निकला, नहीं निकला, किसका कुछ फ़ायदा हुआ? मतलब 2000 आरटीआई एप्लीकेशन, व्हेन यू हैव अ होल आर्मी ऑफ वर्कर्स, वॉलंटियर्स, पेड स्टाफ, फंडेड बाय फोर्ड एंड मेनी अदर्स, ये क्या बड़ी उपलब्धि है, पर कितनी जल्दी उनको प्रमोट किया गया। और मैं सोचती हूँ कि आम आदमी पार्टी का जो फॉर्मेशन है, ये पहली बार है कि किसी फॉरेन फंडिंग एजेंसी ने, दे हैव टेस्टेड ब्लड, कि हम स्टेट पावर डायरेक्टली भी कब्जा कर सकते हैं अपने, बिल्कुल गुर्गे बिठा के। मधु दी, कानपुर में एक दुकान है, कानपुर में एक दुकान है जिसका नाम है ठग्गू के लड्डू और उसमें एक बाकायदा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। तो आप देखिए, आईआईटी से लेकर, आईआरएस से लेकर, मदर टेरेसा से लेकर,
आरटीआई से लेकर अरुणा रॉय से लेकर तो उन्होंने लगातार ये किया। फिर दिल्ली वालों को भी ठगा, पूरी दुनिया भर घूमे, पूरे पंजाब गए, गोवा गए, फिर वापस दिल्ली आ गए। और अरुणा रॉय से इनका सबसे पहले जो टकराव हुआ या उनके साथ टूटना हुआ, किस बात पे? आई एम विटनेस टू दैट। अरुणा की भी मैं दोस्ती थी और इनकी भी थोड़ी बहुत, कि ये बहुत खफा हो गए कि एनएसी में सोनिया गांधी की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में इनको नहीं लिया गया, और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में नहीं लिया गया तो इन्होंने पैरेलल शुरू कर दिया। अच्छा, आरटीआई का भी सुनिए और लोकपाल बिल का, आई एम विटनेस टू दैट। कई मीटिंग्स भी मैंने लोकपाल की अटेंड, मैं जानती हूँ। ड्राफ्ट जो बना, ड्राफ्टिंग कमेटी अरुणा रॉय और ये एनएससी वाले बना रहे थे, और अरविंद ने कहा कि मैं इसका फाइनल बना के लाता हूँ। वो अरुणा रॉय और वो सारा एनएससी गैंग देखते रह गए। इन्होंने पैरेलली अपना शुरू कर दिया, परिवर्तन के नाम से या जिसके नाम से परिवर्तन है ना, कबीर दो एनजीओ थे। They were quite shocked that he ran with the draft that they had collectively prepared to say अब ये इनका ओनरशिप हो गया, and he left them far behind। और फिर वो धुनाई इसने उनकी सबकी और कांग्रेस की भी की, हालांकि कांग्रेस के पैसे से। यू राइट, देखिए लिफ्ट करने में अरविंद केजरीवाल बहुत होशियार हैं। एक दिन मैं बताऊं, मैं बड़ी अपने आंखों में मेरे सितारे आदर्शवाद के, कि मैं बैठी हूं, क्या हम लोग ग्रेट चीज़ें कर रहे हैं। मैं तो बड़ी इमोशनल थी उसको लेकर। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, वो खैर अलग कहानी है। मुझसे भी काफ़ी बहसी इसको लेके बहुत, सबसे बहसी हूँ मैं, किससे नहीं लड़ी मैं भी तो हूँ ना परम बेवकूफ़। तो खैर हम लोग बैठे थे, मुझे याद है स्टेज था और ये अन्ना हज़ारे का था, और मैं अरविंद की बता रही हूँ, छोटी सी बात है, और मैंने अरविंद से ऐसे कहा, बहुत इमोशनल होकर बिल्कुल, मैंने कहा अरविंद आपको लगता नहीं है कि हम लोग जब फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा होगा, हम लोग भी स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे और आप भी रहेंगे, हम लोग का नया जन्म हुआ है, हम लोग भारत को एक नया भारत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अरविंद ने कहा होगा, हमने कहा हम लोग पता नहीं रहे होंगे। अरविंद जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा फिर से जन्म हुआ है, लेकिन हम लोग को करना है। जैसे हमारा स्लोगन था ना, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। मुझे लगा हम लोग ये कुछ नई चीज़, अच्छी चीज़ कर रहे हैं। अरविंद ने कहा हाँ, अरविंद ने ज़्यादा प्रिटेंड किया, ध्यान नहीं दिया है। और आप यकीन नहीं करेंगी, मैं ऐसे बैठ गई, बहुत ही आंखों में वही सितारे भरकर, आदर्शवाद के मैं क्या कर रही हूँ, बेवकूफ़ों की तरह से। और फिर अरविंद बोलने लगे, और अरविंद ने मेरी बात को स्टेज पर कहा। अरविंद ने कहा, मैं सोचता हूँ कभी कभी कि जो लोग बैठे हैं मेरे आसपास, हम लोग और आप लोग, हम लोग जो भारत की पहली जो लड़ाई थी स्वतंत्रता की, उसमें हम लोग थे, और हम ही लोग थे जिन्होंने भारत के लिए, और फिर से हमारा जन्म हुआ है, इसलिए हमारा फ़र्ज़ है, देखिए इन लोगों को, देखिए हम लोग। मैंने कहा तो मेरी लाइन ले रहा है, पूरी मेरी लाइन चॉप कर लिया। मुझे तब गुस्सा आया, तब से लगने लगा कुछ मामला है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो गई थी मैं इसमें। मुझे लगा कुछ होगा, औरों से तो बेहतर होंगे, लेकिन ये पूरे ही तरह से हट गए। और आपने हमसे पूछा मैं पॉलिटिक्स में कैसे आई, पॉलिटिक्स का बिल्कुल कीड़ा ही नहीं था। मैं तो ट्रांसफॉर्मेशन की राजनीति, ट्रांसफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन में हमेशा से रही हूँ, और एक्टिविज्म में थी। अन्ना हज़ारे मूवमेंट मेरे लिए बहुत लीप ऑफ फेथ था, बेवकूफ़ी इसको आप कहिए चाहे। लेकिन जब मैंने देखा कि ये एक पार्टी बन गई है और सब लोग पार्टी में आ गए, अन्ना हज़ारे अलग थलग हो गए, तो मैंने उसी का रुख किया। और अरविंद ने मुझे अन्ना हज़ारे आम आदमी पार्टी में मैं प्राइमरी मेंबर बनी। तो आई एम एन एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था पार्टी बन रही है। मुझे तो यही नहीं पता था कि छोटा सा जंतर मंतर वाला मूवमेंट रामलीला मैदान में इतना बड़ा मूवमेंट होगा कि लोग उसकी बातें करेंगे। I could tell what are the forces. मैंने तो कसम खाई टीवी पे, मैंने कसम खाई ये टीवी पे दीपक चौरसिया एंकर थे, वो स्टार न्यूज़ जहाँ पे मैं पहले एक ज़माने में एंकर थी, जब एबीपी हो गया है, उन्होंने पूछा आप बताइए आप कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगी कि नहीं। तो मैं बड़ी सच्ची हूँ, मैं इतना बता दूँ, झूठ मुझसे नहीं बोला जाता। मैंने कहा देखिए मैं अपना बारे में से नहीं, मैं शायद ज्वाइन करूँगी, लेकिन मैं कसम खा के कह सकती हूँ कि अन्ना और अरविंद भाई कभी नहीं करेंगे। सोचिए, मतलब मैंने अपने को तो बिल्कुल डाउन कर दिया, और क्योंकि मुझे यकीन था, अरविंद ने कहा नहीं राजनीति बहुत ख़राब चीज़ है। तो फिर सबने डिसीजन लिया है, उन्होंने कुछ स्टडी भी की। पर मैं ये जानना चाहती हूँ शाजिया, दो बातें। नंबर 1, आई वॉज ओनली अ कीन ऑब्जर्वर, ठीक है, और मैं सबसे पूछताछ करती रहती थी, जो मेन प्लेयर्स हैं जी, सबसे बातचीत होती रहती जी। आई कुड टेल दैट दिस इज अ बिग कॉन जॉब, व्हिच इज व्हाई आई नेवर came in, and even when you told me कि आओ मधुदी उससे बात करो आपकी यहाँ, I said
नो प्लीज लेट्स नॉट इवन ट्राई। कुछ और आप करना मुझसे करवाना चाहती हो तो करूँगी, नॉट दिस। नाउ द पॉइंट इज, ये सारे लिंक्स किसका इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है। इफ़ आई कुड टेल, आप इंग्लैंड जाके फंड रेजिंग कर रही हो, आपको दिख रहा है कि ये वेस्टर्न यूनियन से कैसे टेढ़े रास्ते नहीं, ये सब बातें तो बहुत बाद में पता चली ना, क्योंकि मैं जाती थी और उनके फंड्स आते थे और मेरे साथ एक और किसी को भेजते थे और मैं कहती थी नहीं, हम लोग फॉरेनर से तो नहीं ले सकते, यू हैव टू बी एन इंडियन सिटीजन। तो ये तो बहुत बातें बाद में पता चली, क्योंकि मैंने काफ़ी पर्दाफाश भी किया इनका। आप नील हसलम के साथ मैंने मिलकर सारे उनके निकाले, कैसे 2-2 करोड़ की हवाला शेल कंपनीज, वो सब निकाला, वो भी मैंने किया। और अगर मैं बेवकूफ़ थी मधुदी, तो मैंने अपने को रिडीम किया। सबसे पहले मैंने छोड़ा है, मुझे बहुत सबने रोका है, सबसे पहले उसका कोई औचित्य नहीं था, मेरे पास ना तो कोई जॉब थी, ना कोई पार्टी बुला रही थी, उसमें भी मैंने बहुत बर्दाश्त किया। लोगों ने क्या क्या मुझे नहीं सुनाया और ना कुछ था मेरे पास, इतने उदास होकर दिल टूट गया था मेरा देखकर जो हो रहा है। और सबने, मैं भी रुक सकती थी कुमार विश्वास की तरह, आशुतोष की तरह, सब जानते तो असलियत वो भी थे, प्रशांत भूषण की तरह, किसी को राज्यसभा दिखाई दे रही थी, कोई सोच रहा था चलो पार्टी को हम ठीक करेंगे, लेकिन मैंने नहीं किया। तब भी अरविंद ने कहा, और आतिशी मर्लिना, राघव चड्ढा, जो जिसको प्रशांत जी लेके आए थे, वो तो सूटकेस उठा के आते थे और लिखते थे नोट्स, तो अरविंद ने कहा शाजिया तुम प्रशांत के खिलाफ लिखो, क्योंकि, और आतिशी ने लिखा, राघव ने लिखा। मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकती, आपकी कुछ बातों से मैं सहमत हूँ, प्रशांत जी की कुछ बातों से मैं सहमत हूँ, उनकी बहुत सी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, आपकी बहुत सी बातों से सहमत। ये खेमेबाजी वहाँ भी चल रही थी, जिसका असर आपने क्या देखा, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को बाकायदा जूते मार के निकाला गया, उनके जो इस्लाम भाई थे बाकायदा उनको तो इतना मारा, रमज़ान भाई को बाकायदा बाउंसर्स के थ्रू। इस पे थोड़ी और बात सुनना चाहूँगी मैं। तो सबसे पहले मैं निकलने वालों से थी, मुझसे बहुत कुछ कहा गया। देखिए मेरे घर लोग भेजे गए, वापस आओ, काफ़ी उसमें पब्लिक आउटक्राई भी रहा, लेकिन मैंने कहा मुझे बिल्कुल नहीं रहना है। मैं 9 महीने के लिए शांत होकर अलग थलग बैठ गई। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। बहुत, ये इसमें कोई दो राय नहीं, वो फर्स्ट वन, and then you never turned back. I never turned back. But more importantly, you remember we had some phone conversations. Yes. जब मैंने आपको, जब आप पूरे जोश से बीजेपी को और मोदी को मोटी मोटी गालियां दे रही थी, और मैंने उस वक्त आपको फ़ोन करके कहा शाजिया तुम मेरी प्यारी दोस्त हो और मैं आपको वार्न कर रही हूँ, ये व्यक्ति बनने वाला है प्रधानमंत्री, आप चाहो न चाहो, और इसलिए थोड़ा जबान संभाल के इनके खिलाफत में बोलिए। नहीं और आपने उस वक्त एक जोश था उस पार्टी का। नहीं, आप, मैं बताऊं, सारा हमारा सिर्फ ये पूरा जो हमारा फेज रहा है, हमारा 2011 से लेकर 2014 की अगर हम लोग बात करें तो लगातार तो हम लोग यूपीए के खिलाफ लड़ रहे थे। अरविंद मोदी के खिलाफ तो तभी हुए जब वो लोकसभा इलेक्शन में आए, उससे पहले तुम यूपी के खिलाफ ही लड़ रहे थे ना, शीला दीक्षित के खिलाफ। तो वो एक महीना था, तो जाहिर है जब पार्टी की बात होती थी तो बीजेपी की बात, लेकिन गुजरात में मैं नहीं गई इनके साथ, गुजरात में सब गए थे, आशुतोष को लेके गए, मैंने कहा नहीं। और जब अरविंद ये भी कहते थे तो मैंने कहा मोदी फॉर पीएम एंड अरविंद फॉर सीएम, दैट थिंग केम फ्रॉम अरविंद एंड मी, हमने वो भी कहा, क्योंकि आई स्टिल बिलीव दैट मोदी वुड हैव बीन बेटर। तो मेरी लड़ाई कांग्रेस से रही है, और मुझे मालूम है कि आरएसएस के बहुत से लोगों ने मदद भी की है हमारी, और बहुत सारा खाना बनाने का काम जो था, रसोई का काम सारा था, पैसे का काम संघ ने दिया है, तो मैं बहुत कृतज्ञ, मैं अंदर मेरी दोस्ती भी हो रही थी आरएसएस के लोगों से। और जब मुझे इतना अटैक किया जा रहा था भारत माता की जय कहने में या वंदे मातरम, तो एक ऑटोमेटिकली मुझे लेफ्ट से चिढ़ हो गई थी। आप मेरे आर्टिकल्स पढ़ लीजिए इंडियन एक्सप्रेस में मैंने लिखे हैं, तो वो था, तो मोदी जी के वो वाला जो फेस था, वो जब 1 महीना 2 महीने, बस 1 महीने का, वो भी जब मैं प्रचार कर रही थी अरविंद के लिए। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि वीके सिंह जो थे वो तो हमारे साथ ही थे, अन्ना हजारे के साथ ही, लेकिन वो लड़ने लगे वो गाजियाबाद से, तो और किरण बेदी भी तब जाने लगी, तो एवरीथिंग चेंज, यू सी। अच्छा, वो जो आपका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि उसके बारे में अभी भी बहुत लोगों को गलतफहमियां हैं। तो नहीं, कोई गलतफहमी नहीं है। अरे मेरे जैसे को है, मैं तो तुम्हारी प्यारी दोस्त हूँ, वेलविशर हूँ, और मुझे भी वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। अगर आप गूगल करेंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक कोई अभी अरुनंदन झा हैं, उन्होंने स्टिंग किया। स्टिंग ऑपरेशन का जरा बैकग्राउंड दे दूं, जो 2013 का चुनाव जिसमें शाजिया आर के पुरम से एमएलए की सीट के लिए लड़ी थी,
उस वक्त एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ जिसमें शाजिया इज टॉकिंग टू अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स और आप नहीं, वो तब का नहीं है। वो उसका था, वो अलग है। वो लोकसभा का था जब मैं आर के वो बॉम्बे का था। वो बॉम्बे का था, मेरा इलेक्शन नहीं था उसमें, मैं प्रचार कर रही थी और उसमें मैं मुसलमानों से कह रही थी ये बात। वो अलग था, वो स्टिंग नहीं था, वो किसी ने वीडियो बनाया था और डाला था। तो मुसलमान आए थे, वो कह रहे थे हम लोग तो कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं। और मैंने कहा तो मैंने इस तरह से, भैया बहुत आप लोग कम्युनल वो हो गए, सेक्युलर हो गए, कम्युनल हो जाइए, अपने बंदे को दीजिए। और अरविंद तो हिंदू हैं, तो मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया था। मैंने कहा आपका वो है जो आपके लिए काम करे, कांग्रेस के सियासी गुलाम क्यों है? तो वो कांग्रेस के अगेंस्ट था, उसका कोई लेना देना नहीं था। और अरविंद केजरीवाल के इलेक्शन के लिए था, वहाँ से वो लड़नी थी बॉम्बे से। द लेडी हु डाइड ना, जो बैंक की थी, बैंकर, बहुत अच्छी सी लेडी, आर्टिकुलर, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, शी पास अवे। आपकी ज्वाइन की थी वो? नहीं, जो बैंकर थी शिटफॉर्ड, तो उनके लिए मैं कैंपेन कर रही थी। तो वो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम आर के पुरम। वो पैसे को लेकर स्टिंग ऑपरेशन था, वो अलग था। तो इसमें ये हुआ, उसमें मैंने लोगों से कहा, मैं सरकास्टिकली कह रही थी ये सेक्युलर कम्युनल क्या लगा रखा है, बिकॉज आई थिंक इट्स लॉस्ट इज मीनिंग। मैंने कहा कम्युनल ही हो जाइए, अपना फ़ायदा सोचिए। कांग्रेस के सियासी गुलाम क्यों हैं? क्योंकि वो मुंबई के जो लोग थे वो आम आदमी पार्टी को ट्राई नहीं करना चाह रहे थे, और उसमें बड़े मुसलमान नेता आए थे, और वो इफ्तार का वक्त था तो कुछ लेके आए थे। तो मैंने अपना सर ढक लिया था क्योंकि सब लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। तो मैंने तो इसीलिए तो, और वो मेरे लिए बहुत वो पॉइंट रहा, और उसकी वजह से ही मैंने उसको एक्सप्लेन किया और सबने किया। हमने कहा भाई मेरा तो मेरा इलेक्शन था, वहाँ से जो लड़नी थी वो भी हिंदू हैं, अरविंद केजरीवाल खुद भी हिंदू हैं, आप अपने वाले को हिंदू ना वो मुसलमान क्या है? हाँ, नहीं, तो मैं कह रही थी, मैंने मुसलमानों से कहा जो आपके लिए काम करता है वो आपका अपना है। अच्छा, आप आर के पुरम का स्टिंग ऑपरेशन था, आर के पुरम में स्टिंग ऑपरेशन से नुकसान किया, ऐसे नुकसान किया। 4 दिन मुझे बैठना पड़ा, वो भी अरविंद की शरारत थी। आप यकीन नहीं करेंगे, 6-7 लोगों के खिलाफ स्टिंग हुआ, क्योंकि मैं प्रोमिनेंट थी बहुत ज़्यादा, कुमार विश्वास का भी उसमें था। तो उन्होंने बीच बीच से फ्रेम सटे हुए थे, कहीं का येस कहीं का नो था। और अरविंद, मैं टीवी पे बोली, मैंने कहा बिल्कुल झूठ है, जो भी टीवी प्रोडक्शन जानता है वो जानता है कि यहाँ से फ्रेम्स निकले हुए हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अच्छी जर्नलिज्म में यकीन करती हैं, आप कहेंगी बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहूँ आपने कितना पैसा बनाया है, आपने क्या कहेंगे कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मैं आपके सेंटेंसेस को इंटर कर दूँ एडिटिंग में, तो फ्रेम्स अलग होते, पता चल जाता है ना एम्बियंट साउंड में। तो वो साफ दिख रहा था कि इसमें कुछ दम नहीं है, और मुझे मालूम था ना जिस लेडी ने लिया था। तो उन्होंने वो हिस्से निकाल के 6-7 कैंडिडेट्स के खिलाफ ही किया। मैं टीवी पे जाती थी, मैं डंके की चोट पे टीवी पे, मैंने कहा कुछ नहीं है, ये स्टिंग झूठ मूठ का है, आप ही देखिए फ्रेम्स, क्योंकि मैं प्रोडक्शन की बनती हूँ, मैं जामिया से हूँ, मेरा काम है फिल्म्स बनाना, प्रोडक्शन करना और एडिटिंग करना। तो मैंने कहा ये बकवास है, इसमें कुछ नहीं दम है, किसी के खिलाफ भी ना मेरे। लेकिन अरविंद का बाकायदा फ़ोन आया उस वक्त, विभव का, जो उनका मैन फ्राइडे है, और वो भी बड़े आला हस्ती हो गए हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं खुद, वो बड़े अमीर हो गए हैं वो भी। विभव ने कहा आप उतर जाइए। मुझे बुरा, अब मैं देखिए कितनी बेवकूफ़ थी, मैंने बोले पार्टी के लिए शाजिया उतर जाइए, अब आप जो हैं उतर जाइए, मतलब आप अभी बैठ जाइए कैंडिडेट। मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने फ़ोन भी किया, मैं ऑन एयर थी तो, और योगेंद्र यादव भी ऑन एयर थे। योगेंद्र यादव ने मुझे मालूम नहीं शाजिया ऐसा क्यों कह रही है। मैंने कहा देखिए मुझसे कहा गया है तो मैं 3-4 दिन बैठ जाती हूँ, इसका सच आएगा। और योगेंद्र यादव जी ने इलेक्शन कमीशन से कहा, इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा, क्योंकि इलेक्शन सर पे थे, वो फुटेज सामने आया। फुटेज में जो मेरा हिस्सा है कि देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी, और अगर आप जो भी पैसा है आपको चेकबुक में देना पड़ेगा, और वो है आर के पुरम, आपके आप दीजिएगा। तो बहुत ही रिडीमिंग फीचर था। लेकिन मेरे 4 एक्टिव दिन चले गए थे। और अरविंद केजरीवाल को आखिरी दिन कैंपेन का था, जो मेरा 1 दिन बच गया था, क्योंकि 2 दिन आप जानते हैं कि उसके पहले कैंपेनिंग नहीं हो सकती, आचार संहिता लग जाती है। आप यकीन नहीं करेंगी, मैंने अरविंद से कहा आप आ रहे हैं? अरविंद ने कहा नहीं मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आ रहा हूँ, और ये सब। और पास में कैंटोनमेंट था जहाँ पे सुरिंदर कमांडो लड़ रहा था, वो वहाँ तक आए। और उनके जो लोग थे उन्होंने मुझे बताया कि आएंगे नहीं अरविंद, अब देख लीजिएगा, क्योंकि उनको लगा शाजिया का नाम बड़ा हो रहा है, और लगातार मुझे अंडरकट करने की कोशिशें हो रही थी। जो लोग सबसे ज़्यादा बदतमीज़ी आर के पुरम में करते थे और जो कम्युनल बातें कहते थे, वो मैं उनकी शिकायत करने जाती थी कि अपने टीम के लोग कैसा बोल रहे हैं सबके सामने, प्रेस होती है। तो वो इससे पहले कि मैं पहुंचती थी अरविंद के पास, वो ऑलरेडी पास में बैठे होते थे, संजय सिंह और मनीष के। आप जानते नहीं ये लोग इतने घाघ लोग हैं, ये लोग इतने तेज़ लोग हैं। पुरानी सारी पार्टियां एक तरफ और अब के केजरीवाल और मनीष सिसोदिया एक तरफ, ये ऐसे घाघ हैं इनके। आप सबको पीछे छोड़ दें, चाहे वो लालू हो चाहे अखिलेश हो। घाघ तो योगेंद्र यादव भी कम नहीं, कैसे? बिल्कुल
बिल्कुल। कैसे इतना फासला बढ़ा या इतना मनमुटाव बढ़ा? एक तो अरविंद मुझे ने लगता है, अरविंद ने खत्म कर दिया सबको। हाँ, एक तो मुझे लगता है कि जैसे अरविंद को गलतफहमी है दैट ही इज प्राइम मिनिस्टीरियल मटेरियल, वो पैदा ही हुआ है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, और वो रेडी था वाराणसी में भी जाके मच्छर की तरह भिनभिना रहा हर जगह कि मोदी को हराएगा। इसी किस्म से योगेंद्र यादव को भी गलतफहमी है कि वो भी प्राइम मिनिस्टीरियल मटेरियल है, उसको कोई ना कोई आके ताज पहना ही देगा। तो एक तो ये कारण हो सकता है कि मधु जी, आपको लगता नहीं है कि इतनी जिल्लत के साथ निकाले गए हैं और इतने बेआबरू होके उनके कूचे से वो निकले, लेकिन उसके बावजूद अभी भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है? मतलब पिटाई तक हुई है, बाकायदा कहलवाया गया है अपने लोगों से कि इनके खिलाफ लिखो कि जासूसी करते थे। ये सब हुआ है, ये सब जानते हैं प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, इसलिए मेरी इज्जत बिल्कुल कम घट गई उनके लिए, बिल्कुल है ही नहीं। झगड़ा किस बात का हुआ? क्यों ये इसलिए प्रोमिनेंस में आ रहे थे? यही था, प्रोमिनेंस में आ रहे थे, वो ढंग से कोई अपने ढंग से चलाना चाह रहे थे। अरविंद का बिल्कुल अलग पर्पस था, वो बिल्कुल ना तो वो लेफ्टिस्ट है ना तो राइटिस्ट है। पहले दिन अरविंद योगेंद्र यादव को CSDS में मिलने आए और मुझे याद है योगेंद्र यादव और मेरा कमरा बगल में ही होता था, तो योगेंद्र ने खुद ही कहा, दीदी मधु दीदी वो आ रहे हैं, आप भी बैठ जाइए। आई वाज विटनेस टू देयर फर्स्ट interaction. Yes, first interaction, and Arvind trying to woo Yogendra Yadav, mainly also because he's good at those surveys, election surveys. So he used him initially. बिल्कुल, तो योगेंद्र यादव का इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल कमिटीज बनाई गई अलग अलग, क्योंकि आप लोग सब सवाल उठा रहे थे कि भाई करप्शन पे तो ये बोल रहे हैं, बाकी चीज़ों पर क्या है जी। तो इसीलिए तो योगेंद्र यादव जी ने बड़ी मेहनत की, लाए, और इंटेलेक्चुअल है, एकेडमिक है, तो वो लिखना पढ़ना ज़्यादा अच्छा जानते हैं। अरविंद तो शायद चिट्ठी भी नहीं ठीक लिख सकता। योगेंद्र भाई का और प्रशांत जी का जो बैंड बजाया ना, क्यों हुआ? पर देखिए लोग जिल्लत बर्दाश्त है, एक झूठा आदमी बर्दाश्त है, वो जानते हैं कि मतलब, लेकिन भाजपा से क्योंकि नफरत इतनी है तो यहाँ पे पिटने को तैयार हैं, जो आप बात कर रही थी ना। और वही अरविंद केजरीवाल है जो बाकायदा कहते थे दे दो मुसलमानों को टिकट, जीतना तो है नहीं, मुसलमानों का क्या चाहिए कि मोदी को गाली बको, अपने आप वोट दे देगा, मुसलमानों को कुछ नहीं चाहिए। ये अरविंद खुलकर कहते थे, एक स्टिंग भी आया था उनका फ़ोन पर, मैंने मतलब इसको 20 बार सुना है इस बात को, मुसलमानों का क्या है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस गाली बक दो मोदी को, मुसलमानों को दिया तो बहुत कुछ है। इस आम आदमी पार्टी को एक माफिया है, जो इस्लामिक माफिया कहूंगी, बिल्कुल अच्छे लोग नहीं, बिल्कुल उन्होंने कब्जा कर लिया है। बिल्कुल, अब ये कोई नहीं कह सकता कि वो अरविंद को यूज कर रहे हैं कि अरविंद उनको यूज कर रहा है। और ये CAA के दौरान तो बहुत स्पष्ट हो गया था, बहुत स्पष्ट हो गया था। लेकिन आपने देखा जैसे ही इलेक्शन जीते वैसे ही कन्हैया के खिलाफ ही उन्होंने वो मामला शुरू कर दिया। वो कन्वीनियंस है। अब अरविंद देखिए बड़ी दोस्ती कर रहे हैं, मोदी जी की तारीफ भी कर रहे हैं, उनके सारे स्पोक्सपर्सन जी बहुत चालाक लोग हैं, ये गिरगिट हैं, ये किसी के साथ नहीं है। ये जो देखो, एक हमने सुना था योगेंद्र से इनका झगड़ा इस बात पे हुआ कि योगेंद्र ने अरविंद को एगॉन किया कि आप सारे देश में अपने कैंडिडेट खड़े कीजिए, जबकि अरविंद तैयार नहीं था उसके लिए। ये भी था, ये भी एक पॉइंट था, मेजॉरिटी पार्टी। ये मेरे सामने की बात है क्योंकि मैं NSC का हिस्सा थी, और ये भी कहा गया एक हमारा जो हमारा अपना स्मॉल सी बॉडी थी, इनर टीम थी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, हमारी अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मैं मेंबर थी, इसमें बहुत कम लोग थे। तो ये हुआ, फिर योगेंद्र यादव ने ये भी पूछा कि आपकी जो छोटी सी ये PAC है, इसमें आप किसको चूज़ करते हैं, कोई सिस्टम तो बनाइए। तो सिस्टम बनाने के तो बना दिए, पेपर्स तो तैयार हो गए, कमेटी के बड़े बड़े चौड़े, आप बिलीव इन दिस इन दैट, मैनिफेस्टो तैयार हो गया, होना कुछ नहीं था। योगेंद्र यादव ने तो ये भी कह दिया लोग आएंगे अपने अपने देंगे वो पर्चे, और हम आम लोगों को मौका देंगे, मोहल्ला सभा होगी और लोग ऐसे निकालेंगे पर्चे उसमें से, और जिसका होगा वो होगा, गिने जाएंगे लोग। और अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला, एग्जीक्यूटिव कमेटी, अरविंद ने कहा भैया होगा तो वही जो हम लोग चुनेंगे। ये तो कहने की बातें हैं। और लोग बेचारे बेवकूफ़ों की तरह 5-50 हज़ार सिग्नेचर लेके आ रहे हैं, आधार कार्ड सबके इकट्ठा कर करके, वोटर कार्ड है। लेट्स एक्सप्लेन। हाँ, ये जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी को
जिंदा करने की बात हुई उसका ये था कि जो भी कैंडिडेट होगा या पार्टी की कमेटी में आएगा या जिसको टिकट मिलेगा कॉरपोरेशन का या एमएलए का, वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उस कंस्टिट्यूएंसी से पार्टी मेंबर्स उसको चुन के भेजेंगे, उसको टिकट दिया जाएगा। पर बाकी पार्टियों की तरह यहाँ भी टिकट आप अशोक जी को जानती हैं, अशोक अग्रवाल जी को, जो मेडिकल उसमें कितना वो भी हिस्सा थे उसके, वो बेचारे लिखकर फॉलो करके 5,000 लोगों के सिग्नेचर्स उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेके आए। लेकिन आशुतोष ने कहा भी मैंने तो इसीलिए छोड़ा है कि मुझे टिकट मिल रहा है चांदनी चौक से, ये क्यों आए। तो अशोक अग्रवाल जी बड़े नाराज़ कि जब आपका फिक्स है सारा मामला, इसमें मेरे सामने हंगामा हुआ पूरा पार्टी के अंदर, तो मतलब आप क्यों कह रहे हैं झूठी बात है। और लोग कह रहे हैं, आम लोग इस ख्वाहिश में कि हमें भी टिकट मिलेगा। अरविंद केजरीवाल कौन सी कमिटियां हैं, गिटमिट बैठकर एयर कंडीशन कमरे में बैठकर तय कर लेते हैं। क्या एक आम इंसान को इलेक्शन लड़ने का हक नहीं, टिकट पाने का हक नहीं? क्या आप बोल रहे हो? और हो क्या रहा है? किसको ला रहे हो? उसको आशीष खेतान को यहाँ से करना है, इसको यहाँ से करना है, उसको वहाँ से करना है। मुसलमान चाहिए, जितना तो है नहीं, उनको लगा दो यहाँ से खुश हो जाएंगे वो भी। मतलब ये इतनी चालाकियाँ तो मतलब, और बिल्कुल आपका सवाल था ये सब खत्म कैसे हुआ, तो इतना दुराव कैसे हुआ? ये बहुत ही पूरी तरह से खेमेबाजी हो गई और वो कुछ अपने सिस्टम से चलना चाह रहे थे। लेकिन केजरीवाल जो है बिल्कुल ही एक तानाशाह जैसे एटीट्यूड होता है, आइदर यू विथ मी और यू गेट आउट। उसका ये था कि भाई आप निकल जाइए अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है। वो है उसका एटीट्यूड, वो नहीं कर सकता। मनीष सिसोदिया क्योंकि हमेशा पैसे संभालता रहा है, उसका पुराना लेफ्टिनेंट रहा है, हर सारे NGOs में वही सैलरी देता है सबकी। अरविंद नहीं छूते हैं पैसों को, मनीष ही संभालता है। तो जाहिर है मनीष उनका राजदार है, तो वो उनकी बात, और उनके अपने लोग रहेंगे। जब योगेंद्र यादव ने और प्रशांत भूषण ने अपने लोगों को और लोगों को इसी पार्टी में जो NGO से लोग निकले थे, अब देखिए NGO में एक एक नाम देखिए आप पुराने लोगों का, आप देखिए कहाँ कहाँ बैठे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो पनपा है वो परिवर्तन और अश्वती मुरलीधरन, विभव, स्वाति मालीवाल, फिरोज। स्वाति मालीवाल तो बन गई कमीशन की चेयरपर्सन, तो वो NGO से थी ना, वैसे उसी के हिस्सा थी, वही तो बता रही हूँ मैं। तो जो वहाँ से निकले हैं वही तो कुछ है वहाँ पे। नहीं, योगेंद्र यादव जिन लोगों को लाए, योगेंद्र यादव तो बहुत से लोगों, मेधा पाटकर को लाना चाहते थे, ऐसे लोगों को। मेधा पाटकर को ये गलतफहमी थी, ये मास मूवमेंट वाले लोग हैं। स्वामी अग्निवेश को और मेधा पाटकर जैसे लोगों को लाना चाहे तो वो तो कपिल मुनि वाला केस हो गया था, कपिल सिब्बल वाला, वो खुद अरविंद केजरीवाल ने करवाया है उनके खिलाफ, स्टिंग कराया है। वो धूर्त आदमी है स्वामी अग्निवेश, नहीं तो धूर्त को धूर्त काटता है ना। हाँ, पर इसने सबको काट दिया। योगेंद्र ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। मधुदी आप बता रही हो, वो दुकान जो है कानपुर में, रिक्शे से मैं जाती थी स्कूल की तरफ, रोज दुकान दिखती थी और अभी भी वो दुकान मेरे दिमाग में दिखती है जब मैं केजरीवाल जी को देखती हूँ। नहीं, पर क्या एक तो ये कि अपने लोगों को योगेंद्र यादव लाना चाहते थे, अपने लोगों को थोड़ा ब्रॉड बेस करना चाह रहे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपनी मर्जी चलाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि एक सवाल ये था कि दिल्ली के जब इलेक्शन है, हम लोग किस बेसिस पर कह रहे हैं कि हम बिजली के दाम आधे कर देंगे, एक बुनियादी सवाल था। सडनली वो आ गया। आज मेरा बिल बिजली का कम से कम 5 गुना ज्यादा आता है। मेरा भी जी, मेरा कम भी से कम 5 मेरा भी। इतनी धांधलेबाजी हो रही है। पहले और पानी का बिल कर सकते थे, हाँ बिल्कुल, पानी का बिल कंप्लेंट करते थे तो आ जाते थे चेक करने आपका मीटर, अगर मीटर में गड़बड़ है तो आप शायद बदलवा। अब तो कोई है ही नहीं हिसाब किताब। तो देखिए, जैसे कांग्रेस की एक वोट बैंक पॉलिटिक्स रही है, अरविंद समझ गए कि एक वोट बैंक बनाना है, तो वो आप जो है फिक्र नहीं करो दुनिया भर की, बस जाओ जहाँ पे जाना है। तो इसीलिए वो जो उन्होंने पकड़ा है कि गरीबों को ये फ्री में दो, पैसा तो हमारा है, टैक्स पेयर का, आपका और हमारा है, क्या फ़र्क पड़ता है? सब्सिडाइज करना तो सबसे आसान है। नहीं, और अगर आप देते हो उसमें से ये साइफन ऑफ बहुत हो सकता है ना। बिल्कुल, जैसे स्कूल के कमरे बनाए और कहा कि नहीं बिजली कंपनियों के खिलाफ केस करेंगे और उन्हीं बिजली कंपनी को तो वो तो सर पे बिठा लिया। सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं को तो मिल रहा है, उन्हीं को मिल रहा है। और ये CAG से ऑडिट होगा और वो ऑडिट होने ही नहीं था, तो उसका औचित्य पूछते थे कि क्यों डाला गया, बस डाल दो अभी चल जाएगा। तो ये लगातार होता रहा। और योगेंद्र प्रशांत भी कुछ चीज़ों को देख रहे थे, उनको भी दिक्कत हो रही थी, तो उनके आपस में एक क्लैश रहा है। और अरविंद केजरीवाल से अपनी बात मानते हैं, उनको लोगों को इस्तेमाल करना जानते हैं। RSS वालों को उन्होंने इस्तेमाल किया, खूब किया, कांग्रेस को इस्तेमाल किया, श्री श्री को किया, बाबा रामदेव को किया, एक हम सब लोगों को किया।
तो ये उसमें उनकी महारत है, चाहे वो अपने हेगड़े जी हों, संतोष जी हों, चाहे वो उस वक्त किरण बेदी हों, तो सबको उनको इस्तेमाल करना पसंद है और उसमें उनको महारत हासिल है तो वो कर रहे हैं। ये तो खूबियत है, उनकी खासियत है। तो इतना बेआबरू करके क्यों निकाला और बाकी लोग चुप क्यों रहे? क्योंकि अरविंद के पास तब तक कंट्रोल आ गया था, क्योंकि अरविंद ने पैसे को हमेशा कंट्रोल में रखा, उनके लोगों ने रखा। काम दे सकते थे ना योगेंद्र यादव को, इलेक्शन सर्वे करता रहे, क्योंकि डीवीएस तो वो भी बहुत है, इनके बहुत काम आ सकता है लोगों को पटाने में। वो योगेंद्र यादव भी काफी अरविंद अगर कोई भी उनके हिसाब से लोकप्रिय हो रहा हो, प्रोमिनेंस में आ रहा हो, काबिल हो, तो वो वहीं से चलता है, वहीं पे खत्म होता है। तो अरविंद प्रपोजेस, मनीष सिसोदिया डिस्पोजेस। पर योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास में तो लगे रहे बेचारे कि राज्यसभा मिल जाएगी, नहीं, कहाँ मिली। संजय सिंह को दिया उन्होंने, संजय सिंह ने उनका काम क्या, 2 और लोगों को दिया, 2 जो अच्छे गुप्ता जी थे, जो बड़े अमीर लोग थे, धन्ना सेठ, एक कांग्रेस से आए थे, एक कहीं और से आए थे, जिनका कुछ देना है तो वो आ गए। तो ये है योगेंद्र यादव इतने, इनकी पार्टी क्यों इतनी खुश रही? इट्स नॉट गेटिंग एनी ट्रैक्शन, क्यों? क्योंकि और अरविंद को भी समझ में आ गया कि योगेंद्र यादव में है नहीं कुछ, ये अच्छी अच्छी बातें करना, ज़हीन महीन बातें करना, एक तरीके से अपनी बात को बोलना, अपने ब्राउन कॉलेज का अपना जिक्र करना और क्या कहाँ से आप आए हैं, कोई सुन नहीं रहा है, उसमें कोई दम नहीं है। आप वही घिसा पिटा राग जिसकी मैं बात कर रही थी, वही अटके हुए हैं वहाँ पे लोग। वो भी डबल टाइमिंग, ट्रिपल टाइमिंग, हाँ, बिल्कुल। उन्होंने भी एंटी कांग्रेस शुरू कर दिया, हालांकि कांग्रेस के पाले हुए बच्चे हैं ओपनली। बिल्कुल। और एनएसी तक में योगेंद्र यादव की तो सहभागिता थी। उनका पूरा मकसद है भाजपा की मुखालफत, और जाहिर मोदी उसका सबसे बड़ा चेहरा है, तो उनका बस यही है और कुछ है नहीं उनका। लोग सोचते हैं बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं हमारे यहाँ, ये एक चीज़ हो गई। एक बहुत ये है कि मन घड़त ये बात है कि अगर आप इंटेलेक्चुअल होंगे तो आपको इंटेलेक्चुअल होने के लिए सिर्फ मोदी की मुखालफत करनी है, सिर्फ, और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आपको ना तो कोई सोल्यूशन देना है, ना कोई काम की बात करनी है, ना कोई ग्रास रूट्स में ज़्यादा कुछ करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ राइट के खिलाफ, मेजॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ बात करनी है। हिंदुओं के खिलाफ, एंटी हिंदू। ये मुझे समझ में नहीं आया। ये बताओ मुझे कि, और ये बहुत गलत बात है, एंटी हिंदू योगेंद्र यादव का या प्रशांत भूषण का होना। पहले तो ये एंटी कांग्रेस रहे इतने साल, हाँ, प्रशांत रहे, ये तो उनकी गोदी में खेला बहुत, इसने कपिल सिब्बल का भी फायदा उठाया, सरकार की एकेडमिक कमिटीज, 40 मेजर कमिटीज में था ये कांग्रेस के ज़माने में। हाँ, मैंने पूरी लिस्ट इसी के सीवी से उठाई। तो ही वाज इन ऑल बिग एकेडमिक कमिटीज ड्यूरिंग यूपीए, और फोर्ड फाउंडेशन का भी चहेता रहा। अच्छा, तो हाँ, तो एक वही लॉबी है नहीं, और इनको तकलीफ इसलिए हो रही है कि कुछ दाल नहीं पक रही, कोई आ नहीं रहा है। क्या है स्वराज इनकी पार्टी, बताइए? दिल्ली तक में कैंडिडेट नहीं खड़े हुए हैं, 2 जगह नहीं करे। योगेंद्र यादव अपनी हाउसिंग सोसाइटी की भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। बिल्कुल, हालत उनकी ये है, क्योंकि तो अरविंद समझ गया इस बात को, जानता है। तो अरविंद क्यों घास डालेगा, बताइए? और प्रशांत का तो लीगल इस्तेमाल था, तो क्या हुआ? बिल्कुल, प्रशांत, वैसे मैं बता दूं कि प्रशांत जी ने भी और मैंने भी, अगर 3-4 चीज़ें ने जिन्होंने अन्ना हज़ारे मूवमेंट के बाद आम आदमी पार्टी को जो प्रोमिनेंस दिए हैं, वो 3-4 खुलासे रहे हैं। एक डीएलएफ और रॉबर्ट वड्रा वाला आपको याद होगा, एक अंबानी वाला था, बहुत बड़ा खुलासा। एक आपको याद है छोटा मोटा ही था, नितिन गडकरी वाला, और एक चौथा था वोडाफोन वाला जिसमें डेफेमेशन केस भी किया कपिल सिब्बल ने और उनके बेटे ने हम सब लोग के खिलाफ। तो इन चारों मामलों में अरविंद ने कुछ नहीं मिला। कुछ चीज़ें मैंने दी, सारी चीज़ें प्रशांत जी ने दी अलग अलग। तो और पर अरविंद चेहरे बन गए उसके, आम आदमी पार्टी के, और फिर सीएम। फिर अरविंद ने जब कहना शुरू कर दिया कि हर जगह मेरा फ़ोटो होगा, हर पोस्टर में मेरा फ़ोटो होगा, कैंडिडेट के साथ हर जगह झाड़ू आम आदमी पार्टी मेरा फ़ोटो, तब लगने लगा है तो बहुत ही वो है, जिस चीज़ों के लिए वो बुराई करते थे मोदी जी की, अब तो ये वही कर रहा है, हमारा ही पाला बच्चा। बोले ये क्या होने लगा है? तो उन्होंने मुखालफत जब की तो अरविंद का गेट आउट और गए वो बड़े। और देखिए, इसीलिए मैं अपनी मर्ज़ी से खुद से गई, मुझे बिल्कुल ये बॉयकॉट, अच्छा हम लोग जाएंगे नहीं कोर्ट,
गए ना, फिर माफ़ी भी आपने कोर्ट में मांगी, याद है आपको? तो जब मेरे साथ इंसान एक्सप्लेन किस केस की बात कर रही हैं? आपको याद है अरविंद केजरीवाल जी ने, चाहे वो कपिल सिब्बल हों, चाहे वो बादल हों, सुखबीर बादल हों, या फिर अरुण जेटली हों, या फिर प्रफुल्ल पटेल हों, और कई नेताओं के बारे में बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए और करप्शन की बातें की। और सही भी थी, सही और गलत तक पहुंचने का, समझने का उन्होंने खुद ही किसी को मौका नहीं दिया, क्योंकि जब पहले तो बोले कोर्ट नहीं जाऊंगा मैं, धरने पे बैठ जाते थे, लेकिन उनको समझ में आया कि सिस्टम यही है और तुम सीएम बनना चाहते हो, बुनियादी जो सिस्टम है बेल का और समन्स का समझना पड़ेगा। तो फिर केजरीवाल को लगा बड़ा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, तो उन्होंने सबको माफ़ी मांग ली। कितना मतलब, दिस इज हाउ इट इज, दिस इज केजरीवाल फॉर यू। सो व्हाट इज इट, व्हाट वाज द टिपिंग पॉइंट दैट मेड यू लीव आम आदमी पार्टी? The tipping point was the manner in which you left. I left on a very sad note. There was a time when Arvind Kejriwal called me every single day. I went for every media meeting. I was the media in charge from the first day, whether it was a presser or making your first Twitter account or talking to media persons or fixing something that was being said or fixing interviews. I was the person to go to because I was from media, and that's why I came in to help them out for 3 months, and then of course I left it all and it became many years after that. But Arvind Kejriwal just stopped interacting. I just said, you know, I think it's wrong what Somnath Bharti did. Somnath probably did not know that what happened is the women there, and then Republic Day boycott. नहीं, फिर बताइए, सोमनाथ भारती ने वो जो एक कमांडो ऑपरेशन किया था, हाँ, रात को, और पुलिस वालों को वो ले गए थे और वहाँ पे महिलाएं थीं और ये सब उन्होंने किया, महिलाओं को हाँ, पकड़ के बहुत ह्यूमिलिएट किया गया था on the pretext of cracking down on prostitution rackets. Am I right? That's right. And they targeted and drugs and prostitution and targeted some African women and handled it very closely. पर प्रोटोकॉल के बिल्कुल खिलाफ था, ऐसा कभी हुआ नहीं था. It was totally extra constitutional what was being done, और बहुत ख़राब ज़बान का भी इस्तेमाल हुआ. तो हमने कहा भी इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल ना, और फिर मैंने माफ़ी मांगी क्या ये गलत है. और फिर रिपब्लिक डे में उन्होंने बॉयकॉट किया. रिपब्लिक डे के बॉयकॉट में योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण ने उनका साथ दिया, मैंने नहीं साथ दिया. 26 जनवरी की बात है, 2015 जी, 2014 जब इलेक्शन, जब लोकसभा के इलेक्शन होने वाले थे. फिर उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन किया, आपको याद है, और फिर वो लोकसभा इलेक्शन लड़े, उसके फिर बाद वो फिर से इलेक्शन लड़े और फिर से सीएम बने. हाँ, एक बार छोड़ तो दिल्ली रिपब्लिक डे बायकॉट वाज अनदर बिग इशू. और फिर हर एक चीज़, और अरविंद वो थे ही नहीं जो मैं सोचती थी अरविंद को. मुझे अपने आप से चिढ़ मचने लगी कि मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैं लोगों से कह रही हूँ अपना करियर छोड़ के यहाँ पे आओ. ये तो सिर्फ पैसे कमाने का, झूठ बोलने का, अब पलटी मारने का के तरीके हैं सारे. अरविंद एक भी चीज़ पर खरे नहीं उतरे. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, आपका समापन करने के लिए, कि ये दोबारा इलेक्शन कैसे जीत गए जब इतनी कॉन गेम्स हैं, सब निकलते जा रहे हैं, इनके सब निकलते जा रहे हैं. सबसे वो लोग नौकरियां जो छोड़ के आए थे, बिल्कुल. और देखिए, आदर्श शास्त्री हो, सुरेंद्र कमांडो हो, जिसका नाम ले लेकर हम लोग गए थे, बिन्नी की मोहल्ला सभा एग्जाम्पल का अरविंद ने उदाहरण दे देकर कितने लोकपाल को लेकर और मोहल्ला सभा को लेकर कितनी मीटिंग्स की हैं, उसको हटा दिया. बिन्नी बीजेपी में है लेकिन चुपचाप रहते हैं, अलग थलग रहते हैं. ये देखिए, सुरेंद्र कमांडो एक ऐसा फौजी आया है जो मुंबई टेरर अटैक्स में जिसने बचाया था, उसको नहीं दिया. गरीब इंसान बेचारा मारा फिर रहा है. आदर्श शास्त्री हम ऐसा इंसान को लेके आए, उनको टिकट ही नहीं दिए. नहीं तो वो नौकरी छोड़ के आया था, नौकरी छोड़ के पार्टी में कमांडो. कमांडो को अपनी कुछ छोटी मोटी पेंशन मिलती थी, लेकिन उसका नाम मुंबई टेरर अटैक से जुड़ा था ना, तो वो बाकायदा उसकी बात करते थे कि ये वैसा है, फौजी को लेकर आए. उसको टिकट नहीं मिला, आदर्श शास्त्री को नहीं मिला. आप देखिए कौन लोग हैं ये जो लोग हैं, जो कैंडिडेट अभी हैं आम आदमी पार्टी के, जो विधायक हैं, वो ढेर सारे विधायक हैं, आप भी जानती हैं क्या टैली रही इस बार भी उनकी. वो सिर्फ और सिर्फ उनका कोई लेना देना नहीं है ना, तो मसल पावर. बिल्कुल टोटली. उनके बैकग्राउंड देखिए, उन्होंने इतना पैसा फाइल किया है. तो जो आम आदमी पार्टी का तसव्वुर था, जो सोच था, जो मूवमेंट था, वो कहाँ और अरविंद कहाँ. मतलब सब बदल गया है. लेकिन अरविंद की चालाकी जो थी, उसको हमें फुल मार्क्स देने पड़ेंगे. वो समझ गया. देखिए, बिजली मुफ्त गरीबों को,
पानी मुफ्त, हमारा सर मुंडाले बेशक। हाँ, हाँ। मिडिल क्लास का तो बिल्कुल उसने मुंडन कर दिया कहने में बिल्स को लेके। बिल्कुल। तो ये सब बात फ्री में करो और सब वोट मिलेगा। मुसलमानों में अमानतुल्लाह जैसे लोगों का अच्छा, पहले तो ये था कि मुसलमानों का क्या है, एंटी मोदी बोलो दे देंगे। अब तो लगता है कि जो मुस्लिम माफिया एलिमेंट है वो इस पार्टी पे हावी है पूरी तरह से। और अरविंद बोल नहीं सकते एक शब्द। शर्जील इमाम बाकायदा अमानतुल्लाह के साथ घूम रहा है, फोटोग्राफ्स हैं, और अमानतुल्लाह शर्जील इमाम की तरफ से बोल रहा है। वही अमानतुल्लाह मौलाना साहब को कह रहा है कैसे शानदार इंसान है, वो सब कह रहा है, लेकिन केजरीवाल चुप रहेंगे। अमानतुल्लाह के सामने केजरीवाल की एक नहीं चलती। अच्छा, मैं बता दूं आपको पूरी तरह से। बिल्कुल यही मेरा अंदाज था। बिल्कुल सही। दूसरा ये वो वोट का जो वो है ना दबदबा, इन्होंने सब पुराने कांग्रेसियों को, सपैयों को, जो समाजवादी पार्टी के थे, सबको पीछे छोड़ दिया है। ये भी मौलाना केजरीवाल वाले मोड में आ गए हैं, बता दें आपको। लेकिन अब इनको लगने लगा कि मोदी जी की ज़्यादा बुराई भी नहीं चलेगी, तो फिर पलटी खा रहे हैं, क्योंकि कन्हैया के खिलाफ। नॉट इन एक्चुअल फैक्ट, क्योंकि देखो एक और मैंने जो बात नोटिस की है, और दिल्ली के अनेकों हिस्सों में मैंने ये अनुभव किया, जब से आम आदमी पार्टी आई है, तो जितने स्ट्रीट वेंडर्स हुआ करते थे किसी भी इलाके में, हर जगह मुस्लिम वेंडर्स सिस्टमैटिकली लाए जा रहे हैं, बड़ी सिस्टमैटिकली, क्योंकि पेट्रोनेज आम आदमी पार्टी के विधायक और क्योंकि पुलिस से साठ-गांठ है, और इस पैमाने पे ये चेंज ओवर हुआ है। इमामों की सैलरीज आप देखिए, इमामों की सैलरीज, आई मीन क्यों, आप पंडित भी हैं आपके। ये मतलब ये किस्सा, ये कभी हिस्सा नहीं था अन्ना हजारे आंदोलन में। मतलब हम लोग, और अरविंद जो है आजकल से बयानात भी जो दे रहे हैं, वो सिर्फ कम्युनल बयान दे रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी की कब उन्होंने आखिरी बार बात की, बताइए आप। पारदर्शिता की बात हो, प्रोबिटी की बात हो, शीला दीक्षित के खिलाफ केसेस की बात हो, बिजली कंपनियों की बात हो, सलमान खुर्शीद के खिलाफ केसेस, क्या बचा है? बचा कुछ नहीं। तो अच्छा ही हुआ, मुस्लिम वोट बैंक बचा है, वो भी माफिया डॉन्स के बलबूते पे। ये भी नहीं कि शरीफ मुसलमान, आप बिल्कुल मुसलमान हैं, बिल्कुल हमारे से मुसलमान की कोई जगह नहीं है, आप जैसे मुसलमान की कोई जगह नहीं। वहाँ पे भी जो इस्लामिक गुंडा एलिमेंट है, उसके आधार पे। अरे आप ताहिर हुसैन का देखिए पूरा, बिल्कुल। और क्या बोला जाए, बताइए। और क्या बोला जाए। तो आज ये हाल, ये तो केवल मुस्लिम लीग नहीं, कांग्रेस ने भी अपना बेड़ा गर्क किया कि कांग्रेस मॉर्फ्ड इनटू अ मुस्लिम लीग। अब ये तो मुस्लिम लीग से भी आगे की कोई जो पॉलिटिक्स है वो है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन है सब्सिडी पॉलिटिक्स का भी इसके साथ। तो एक ये है दबदबा पूरा, और उसके साथ साथ ये जो है फ्री का करो, यानी कि सब्सिडाइज करते रहो, तो सबसे आसान तरीका है। चासिया, ये जो फ्री बीज की पॉलिटिक्स है, अगर कोई पार्टी सही में इसको चैलेंज कर सकती है तो भाजपा है, क्योंकि वहाँ थोड़ी इंस्टीट्यूशनल सोच भी है, उस पर अगली बार बात करेंगे। पर अभी तक इसको पूरी तरह चैलेंज नहीं किया गया, क्योंकि पहले हम पॉलिटिशियन से ये खफा करते थे कि इलेक्शन जीतते हैं, किसी को 1000 रुपये दे दिए, प्रधान को 50,000 दे दिए और सारे गांव की वोट बटोर ली। ये जो ब्राइबरी है फ्री बीज की, ये तो और भी भयंकर है, क्योंकि ये हमारे और आपके पैसे से लुटाया जा रहा है सरकारी खजाना, और इससे पॉलिटिक्स की इतनी विकृति हुई है इस पे। और आपका जो ट्रांजिशन हुआ बीजेपी में जाने के बाद, उस पर अगली बार बात करेंगे।